हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, पिछली क्लास में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिजर्व के बारे में, लॉसेज के बारे में, प्रॉफिट लॉस का डेबिट हो, क्रेडिट बैलेंस हो, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। आपको याद होगा। मेरे बच्चे, उसी तरीके से आज हमें क्या करना है, उसी क्लास को कंटिन्यू करना है। थोड़ी सी और हम बातें करेंगे, लेकिन इस बार जो बात होगी ना इस बार जो बात होंगी वो आपका मतलब बहुत बहुत कुछ अलग से नहीं करने वाला। हम उन्हीं बातों को एक बार एक और तरीके से हम देखेंगे कि हमारा और क्या क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट क्या क्या बातें। ज़्यादा बोलूँगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारा चैप्टर का नाम है जो चल रहा है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और मेरे बच्चे, उसी के अंदर में हमने पिछले क्लास में वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तक की बातें हमने की थी। आज हमारा एक और टॉपिक चलेगा। लिखिए आज का हेडिंग आपका ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड या कहते ग्रेच्युटी फंड appearing in बैलेंस शीट। अगर ये नाम हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, जरा हम उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आपका याद होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो था मेरे बच्चे, जितने हमें रिक्वायरमेंट थी उतना छोड़ के बाकी हमने पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया था। तो इनका क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे लिखो पहले इसके अंदर में नोट नंबर वन प्रोविडेंट फंड या फिर ग्रेच्युटी फंड। पहले मैं बता दूं इसका मतलब क्या होता है। देखो, आप जब कभी बड़े हो जाओगे, किसी कंपनी में काम करने जाओगे, तो मेरे बच्चे कंपनी जो है ना आपके नाम पे कुछ पैसा जमा करती है। कहती है कि ठीक है जी, आप जो सैलरी कमा रहे हो, हम उस सैलरी में से कुछ कुछ पैसा निकाल के हम जमा करेंगे। कुछ पैसा आप भी जमा करो और कुछ पैसा जो आपका मालिक है कंपनी, वो भी आपके नाम से जमा करेगा। लेकिन वो पैसा आपको तब मिलता है जब आपका रिटायरमेंट होता है, जब कंपनी को आप छोड़ के जाते हो। मेरे बच्चे, उसको हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं यहाँ पे, हमें उतनी ही बातें कर रहा हूँ जितना अकाउंट्स में रिक्वायरमेंट है। तो प्रोविडेंट फंड आपको पापा मम्मी को पता होगा, उनके नाम से जमा किया हुआ पैसा है। जब वो उस कंपनी को छोड़ देते हैं या रिटायर हो जाते हैं तो कंपनी वाले वो पैसा उनको दे देते हैं कंपनी वाले उनके पैसा दे देते हैं। ग्रेच्युटी फंड उसी तरीके से बच्चे, ग्रेच्युटी का मतलब होता है खुशी खुशी कुछ पैसा देना। आज तो मतलब जैसे मान लो आपके पापा मम्मी हैं, जब किसी गवर्नमेंट ऑफिस में मान लो काम करते हैं और जब वो रिटायर होते हैं तो कंपनी अपने तरफ से कुछ उनको एक लमसम अमाउंट पे करती है, उसको बोलते हैं ग्रेच्युटी फंड। ये दोनों जो नाम आपके हैं ना, दे टोटली बिलोंग्स टू एम्प्लॉय। मेरे बच्चे, ये एम्प्लॉय के हैं। और जिस दिन एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होगा या आपकी कंपनी बंद होगी या जब वो एम्प्लॉय काम छोड़ के जाएंगे तो उनको इसके नाम का पूरा पैसा वापस करना पड़ता है। यानी कि कंपनी क्या करेगी, इस नाम से जितना पैसा जमा की है वो सारा पैसा एम्प्लॉय को देगी। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं कि ये कोई रिजर्व है ही नहीं मेरे बच्चे, ये तो लायबिलिटी है। ये एम्प्लॉय के नाम पे हमारे ऊपर में एक लायबिलिटी है जिसका हमें पेमेंट करना है जब कंपनी आप छोड़ के, यानी कि जब एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाएगा तब। तो मेरे बच्चे, जो लायबिलिटी है उसका तो जब हमारे बीच का रेशियो चेंज होगा उसमें तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। लायबिलिटी पहले भी था, लायबिलिटी अभी भी रहेगा। हम तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जो रिजर्व थे या जो लॉसेज थे, मतलब जो प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट है। और वो पैसा किसके लिए था जी? पार्टनर्स के लिए। ये तो वो पैसा है जो कि एम्प्लॉय का है मेरे बच्चे। तो लिखिए आप यहाँ पे इसके बारे में, प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी फंड इज अ लायबिलिटी ऑफ फर्म टुवर्ड्स एम्प्लॉय। जो उनके एम्प्लॉय होते हैं उनके अगेंस्ट मेरे बच्चे एक लायबिलिटी है। इसलिए नंबर 2 लिखेंगे आपका नो इम्पैक्ट, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। नो इम्पैक्ट ऑफ their treatment
या ऐसे लिख दो, एक दूसरे तरीके से सिखाता हूं, लिखना नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट विल बी मेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ हो गया प्रोविडेंट फंड ऑब्लिक ग्रेचुइटी फंड on date of change in प्रॉफिट रेशियो। मेरे बच्चे, अगर हमारे बीच में प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है हम पार्टनर्स के बीच में, तो ये प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी फंड जो बैलेंस शीट में देखेंगे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, छोड़ दो उसको, रहने दो। जैसे क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट में है, जैसे बैंक लोन हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी, वो पहले से थे अभी भी रहेंगे। हम तो उनको यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरे बच्चे, जो आपका यहाँ पे इम्पैक्ट डाल सकता है, कहाँ जी, पार्टनर्स के बीच में इन देयर प्रॉफिट रेशियो आपका, सॉरी हम उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। मतलब जो प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट है और पार्टनर्स के बीच में आगे डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकता है, उनको खत्म करने की हमने बात की थी। तो ये नाम अगर दिखेगा तो इसका कोई इंपैक्ट निकल के नहीं आया। आप लिख लो, इसका मैं बाकी डिटेल में क्वेश्चन के रूप में दिखाऊंगा। ये एक तरीके से लायबिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ये कोई रिजर्व है ही नहीं, ये कोई रिजर्व है नहीं। मिटा दूं मैं इसको सर? हाँ सर। तो ये छोटा सा पॉइंट था, मैंने ये भी आपको बता दिया जनरली बच्चों को, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ग्रेचुइटी फंड क्या होता है, आपको नहीं पता होता, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये फर्म या कंपनी की लायबिलिटी होती है मेरे बच्चे, लायबिलिटी। ठीक है, अब आज जो मेरी क्लास का कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, आज जो मेरा रीजन है आपके पास यहाँ पे इकट्ठा होने का, वो है आपके पास यहाँ पे लिखेंगे आप मेरे साथ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, मैं कुछ आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना चाहता हूं और कुछ क्वेश्चन करना। सर क्या टॉपिक है, अपने आप समझ में आ जाएगा। आप लिखो मेरे साथ, एक पहले बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट है मेरे बच्चे ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक फर्म का है। एज ऑन मान लो 31 मार्च 2019, इस दिन का बैलेंस शीट है। कोई भी डेट हो सकता है, डेट से फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी यहाँ लिख सकता था। आप बस मेरे साथ एक बैलेंस शीट बनाओ, यहाँ पे आप एक बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में कहता है कि जो हमारे एसेट्स हैं, हमारे जो एसेट्स हैं वो आपके 40 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका है, 40 लाख का। अब ये एसेट्स कहाँ से हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स ने एज कैपिटल यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन किया है उसमें ए और बी। मेरे बच्चे, ए का कैपिटल कहता है कि 6 लाख का अमाउंट है और बी का कैपिटल कहता है कि 4 लाख का अमाउंट है। फिर कहता है जनरल रिजर्व, ये टोटल कितना आपका हो गया, दिस इज 10 लाख का अमाउंट आपका, 10 लाख का अमाउंट। जनरल रिजर्व आपको कहता है, मान लो यहाँ पे आपका 5 लाख का अमाउंट है, लिख लो आप यहाँ पे 5 लाख। फिर कहता है प्रोविडेंट फंड, मेरे बच्चे ये लायबिलिटी है, मान लो आपका 6 लाख का, मतलब ये कंपनी या फर्म ने एम्प्लॉय को पे करना होता है। ठीक वैसे ही जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स मान लो यहाँ पे आपका कहता है कि आपका 14 लाख का अमाउंट है। क्रेडिटर्स मतलब ये वो लायबिलिटी है, इनको भी पेमेंट करना है, इनको भी, ये जिनसे गुड्स परचेज किए थे उनका पेमेंट है और ये एम्प्लॉय का पेमेंट करना, ठीक है ना। और ज़्यादा लंबा क्या, चलो कोई बात नहीं, बैंक लोन भी लिख लो, ये भी एक लायबिलिटी आपका है। ये कहता है कितना हो गया, 5 लाख रुपीज़, 5 लाख। तो ये दोनों साइड आपका यहाँ पे कितना हो गया, 40 लाख एंड 40 लाख। प्लीज़ कॉपी कर लो। नीचे कहता है पार्टनर्स वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2। मेरे बच्चे, रेशियो इनका 3:2 था। कहता है कि ऑन फर्स्ट, या कह दो ऑन 31 मार्च, कुछ भी कह सकता था मैं, 31 मार्च 2019, कहता है पार्टनर्स डिसाइडेड, जिस दिन बैलेंस शीट दिया हुआ है, पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट को इक्वली डिसाइड करेंगे। बोलता है कि शो
शो ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व on date of change in profit ratio comma if केस नंबर वन कहता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट general reserve among themselves और केस नंबर 2 मेरे बच्चे, केस नंबर 2 कहता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड not to distribute general reserve among themselves या तो ऐसे बोल दे मेरे बच्चे ऑब्लिक, या फिर कह दे कि शो ट्रीटमेंट, मैं बता रहा हूं क्या क्या एग्जाम में बोल सकता है, शो ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक, या फिर कहे जनरल रिजर्व not to be disturbed जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्टर्ब कह दे मेरे बच्चे, या फिर कह दे पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर जनरल रिजर्व अमंग पार्टनर्स। लिख लीजिए आप यहाँ पे मेरे बच्चे, मैंने 2 केस बनाया। एक्चुअली मैंने आज कहा था जब क्लास हमने शुरू की थी कि आज हम लोग कोई नई बात नहीं करेंगे, मतलब कोई बहुत बड़ी बात आज नहीं होनी मेरे बच्चे। कॉन्सेप्ट जितने सीखने थे हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट सीख लिया है। आज ना जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है ना, मैं उसका अब दिखाऊंगा कई तरीके से ट्रीटमेंट। एक्चुअली आपको पता है कि पार्टनरशिप में जब हमने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो शुरू किया था तो हमने कहा था कि हमारा प्राइम जो मोटिव है ना इस चैप्टर का, वह है पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को खत्म करना। मेरे बच्चे, फ्यूचर में आने वाले समय में कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो जाए, पार्टनर्स के बीच में कुछ झगड़े ना हो जाए, उनको खत्म करने के लिए हमने क्या किया है, इस चैप्टर को हमने यहाँ पे उठाया है। ठीक है ना, यानी कि याद रखना, अगर कोई पूछे कि चैप्टर क्यों पढ़ा तो आप बोलना कि भैया हम पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनमें किसी भी तरीके से झगड़े आगे क्रिएट ना हो, उन झगड़ों को खत्म करने के लिए इस चैप्टर को हमारे सर ने हमें पढ़ाया है। तो आओ जरा मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पे आपका, मैं स्टार्ट करूँ। मैं इसका मतलब कुछ ये निकल कर रहा है बच्चे सॉल्यूशन में, मैंने डायग्राम से कभी आपको बताया था। ये देखो पहले पार्टनर्स जो हैं यहाँ पे 2 हैं, क्या क्या नाम है, ए और बी, 2 पार्टनर्स हैं। इनका रेशियो कहता है कि 3:2 का था। कहता है कि यहाँ पे 1 जनवरी 2019 इस दिन पे अब ये पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमारे बीच का रेशियो 1:1 होगा। मेरे बच्चे, जब ये रेशियो चेंज होता है तो मैंने बताया था कि ये जो आपका जनरल रिजर्व है 5 लाख रुपीज़ आपका, इस 5 लाख को हम दोनों ने इस रेशियो में कमाया था। अगर ये जनरल रिजर्व आज रह जाए, ये जो 5 लाख का अमाउंट है, अगर हम इसको बैलेंस शीट में ऐसे ही छोड़ दें तो आगे आने वाले फ्यूचर में ये जो ए और बी है वो इस रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि मेरे बच्चे जिस पे जो हमने इस रेशियो में कमाया था, अगर इस रेशियो में लेकर जाएंगे
तो किसी को घाटा होगा, किसी को फायदा होगा। इसलिए इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए हमने कहा था कि अगर क्वेश्चन केस नंबर 1 में आपका आ जाए, केस नंबर 1 सर क्या लिखा है, छोड़ो अभी नहीं पढ़ेंगे, आप बताओ हमने ट्रीटमेंट आपको क्या समझाया था। सर आपने कहा था जनरल रिजर्व जो 5 लाख है आप इसको हटा देंगे, ये जनरल रिजर्व जो आपका है रिजर्व आप इसको हटा देंगे कितने रुपए से, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। और ये 5 लाख रुपए क्या करेंगे, हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बेज कैपिटल अकाउंट, हम इसको क्या करेंगे, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5 लाख जरा बताओ किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 3 लाख आपका हो गया एंड 2 लाख आपका हो गया। हमने ये 5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बीइंग लिखो यहाँ पे, बीइंग जनरल रिजर्व distributed among old partners in their ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। सर ये क्या करा रहे हो, ये तो आपने हमें पहले समझाया था। हाँ मेरे बच्चे, हाँ हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बट कोई बात नहीं, मेरा आज जो मोटिव है ना वो अगर समझोगे आप, वो अगर वो समझा पाऊंगा तो तभी हो पाएगा जब मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। आप बस इसकी कॉपी कर लो। सर हो गया, बताओ फिर क्या करना है। कुछ नहीं मेरे बच्चे, पहला वाला ट्रीटमेंट हो गया। देखो केस 1 में पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने बीच में, तो ठीक है, रिजर्व जो बैलेंस शीट में था उस नाम को हटा देंगे, हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कि अपने पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब न्यू बैलेंस शीट जो बनेगा, नया बैलेंस शीट, उसमें रिजर्व दिखेगा ही नहीं, तो फिर आगे झगड़ा कैसे होगा। सर वो कैसे, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं एक काम करूँ, मैं कहाँ बनाऊँ, मुझे समझना पड़ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ मिटाकर मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ मेरे बच्चे कि यहाँ पे आपका नया बैलेंस शीट कैसे होगा। क्वेश्चन में नया बैलेंस शीट नहीं पूछा है, लेकिन अगर हमें समझना है ना तो मैं एक काम करता हूँ, बनाओ मेरे साथ। इस एंट्री के बाद बैलेंस शीट ऑफ फॉर्म आपका यहाँ पे आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व का जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आओ जरा देखते हैं कि बैलेंस शीट आपका फॉर्म का कैसा बनेगा। बैलेंस शीट जो है वो फॉर्म का कैसा बनेगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मेरी बात सुनना, थोड़ा सा दिमाग इमेजिन करना, क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं खींचना, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे बताओ एसेट्स में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं सर, ये 40 लाख जो आपका है वो आज भी है। आप देख रहे होंगे कि मैंने चेंज कहाँ किया जी, सिर्फ रिजर्व को हटा के पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर दिया। ठीक है, अब जरा आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लो जरा बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हमारा कितना हो जाएगा? 2 पार्टनर है ए एंड बी। समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे बच्चे। ए का कैपिटल पहले से 6 लाख था, 6, और देखो 6 में 3 लाख और हमने रिजर्व का अमाउंट इसमें ऐड कर दिया, कैपिटल को बढ़ा दिया। तो 6 और 3 मिलके ए का कैपिटल अब कितना हो गया? 9 लाख का अमाउंट। बी का कैपिटल जो 4 लाख का था, 2 लाख बढ़ा दिया, अब ये कितना हो गया आपका? 6 लाख का अमाउंट। तो इन दोनों का मिलाकर कैपिटल कितना हो गया आपका यहाँ पे? 15 लाख का अमाउंट, 15 लाख का अमाउंट। समझ रहे मेरी बात? कुछ नहीं किया, वो रिजर्व जो आगे आंखों में चुभता मेरे बच्चे, आज ही हमने उसको हटा दिया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और जिसको जितना मिलना चाहिए था उस रेशियो में उतना देके उनके अकाउंट में ऐड कर लिया। अब ये जो जनरल रिजर्व पहले 5 लाख दिखा करता था, अब वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब वो नहीं दिखेगा मेरे बच्चे। प्रोविडेंट फंड, ये तो एक लायबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड ये तो एक लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी पहले भी दिखा करता था, ये लायबिलिटी अभी भी दिखेगा। ये कोई रिजर्व थोड़ा ही है, ये लायबिलिटी है मेरे बच्चे, लायबिलिटी। तो ये तो जब एम्प्लॉय जाएंगे तो उनको हम आपका पे कर देंगे, कोई बात नहीं, ये हमारा लायबिलिटी है आपका, ठीक है ना। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी हमारी लायबिलिटी है। लिखो यहाँ पे हमने कितना दिख रहा है आपका? 14 लाख का अमाउंट। ये 14 लाख का अमाउंट आपका हो गया। और जो बैंक लोन है, बैंक लोन, ये भी जरा देखो यहाँ पे कितने का दिखेगा आपका? सर ये 5 लाख का अमाउंट, तो यहाँ पे हमने 5 लाख लिख दिया। इस तरीके से दोनों साइड आपका टैली कर गया। ये देखिए 40 लाख के एसेट्स हैं एंड 40 लाख का लायबिलिटी साइड। मेरे बच्चे अब अगले दिन मेरी बात सुनो, ये बैलेंस शीट हमने कब बनाया? 1 जनवरी को हमने अपडेट किया नया बैलेंस शीट, जो झगड़े थे खत्म करने के बाद। मुझे बताओ इस बैलेंस शीट में अब कहीं कोई रिजर्व दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर।
तो रिजर्व से अब आगे कोई झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि रिजर्व में हमारी हिस्सेदारी जितनी जितनी थी हमने उसको ऐड कर लिया, झगड़ा खत्म हो गया। अगर वो रिजर्व इस बैलेंस शीट में छूट जाता मेरे बच्चे, अगर उस रिजर्व को यहाँ पे छोड़ देते ना तो आगे इस रेशियो में डिवाइड हो जाता। फ्यूचर में कभी भी जब डिवाइड होता तो झगड़े होते, क्योंकि कमाया था इस रेशियो में, डिवाइड इसमें, तो बात खराब होगी। तो हमने क्या किया, रिजर्व का नाम ही बैलेंस शीट से हटा दिया, उसको पार्टनर्स कैपिटल में जिसका जितना जितना हिस्सा था उसको दे दिया और झगड़ा खत्म किया, ताकि फ्यूचर में यहाँ पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर नहीं। लेकिन सर क्यों करा रहे हो, ये तो हम जानते हैं सर, ये तो हम जानते हैं। मेरे बच्चे एक्चुअली मुझे केस 2 को आपको समझाना है, इसलिए करना पड़ा। मैं काम करता हूँ, अब केस 1 के आंसर को पूरा मिटाता हूँ, केस 1 को मैं मिटाता हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको केस 2 यहाँ पे थोड़ा समझाऊंगा, जरा सुनो ध्यान से। केस 2 में क्या आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। केस 2 थोड़ा समझना होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, एक बार दिमाग में बैठ जाएगी बात तो फिर टेंशन मेरा खत्म हो जाएगा और फिर आपकी मस्ती शुरू हो जाएगी। जरा आप देखो, ये जो केस 1 हमने किया ना बच्चे, केस 1 में हमने क्या किया, जो रिजर्व था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग पार्टनर्स। आपका केस 1 में हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन जरा देखो, अगर मैं सॉल्यूशन आपको केस नंबर 2 का दिखाऊं, केस नंबर 2 में, तो पता क्या बता रहा है, जरा सुनना ध्यान से। केस नंबर 2 क्या बता रहा है, वो कहता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व अमंग देमसेल्फ। लो, वो कहते हैं कि जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आप एग्जामिनर के शब्दों के वार में फंस नहीं जाना बच्चे। ये कहता है कि आपका जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि भैया रिजर्व को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। का मतलब होता है कि जो ओल्ड बैलेंस शीट में आपका रिजर्व दिख रहा था, इस रेशियो के चेंज होने के बाद भी वो आपका बैलेंस शीट में दिखेगा। एक मिनट। कहता है कि जो रिजर्व पहले से बैलेंस शीट में था, जिसको केस नंबर 1 में मेरे बच्चे झगड़े को खत्म करने के लिए हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि वो रहे ना, वो ना तो रहेगा ना आगे कोई झगड़े होंगे। अब केस नंबर 2 में कहता है रिजर्व जो आपका है, कितने का है जी, 5 लाख का, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अब मेरी बात सुनो, आप मुझे ये बताओ कि जो जनरल रिजर्व आपका यहाँ पे 5 लाख का है, यहाँ पे 5 लाख का, अगर इस 5 लाख को इस रेशियो में हम पार्टनर्स के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो जरा बताओ ये आगे चल के झगड़ा क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो ना, क्या आगे झगड़ा होगा कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं मेरे बच्चे, जिस 5 लाख को हमने 3:2 में कमाया था, अगर मैं इसको आगे ऐसे ही बैलेंस शीट में छोड़ दूं और कभी अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा तो हम पार्टनर्स उसको इक्वली लेकर जाएंगे, क्योंकि जो रेशियो हो जाएगा उसी में जाएगा। बाद में आप नहीं कह सकते कि भैया पहले रेशियो ये था तो उसमें अब दो। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, हमारे देश का कानून ऐसा नहीं बोलता। वो कहता है कि भैया जो रेशियो हो गया उसमें आपको देना पड़ेगा, फिर तो झगड़े हो जाएंगे। आज रिजर्व को छोड़ दे तो अब हम करें तो क्या करें यहाँ पे? तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमारे पास याद रखना, हमारा मोटिव है कि पार्टनरशिप में कोई झगड़े क्रिएट ना हो। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर रिजर्व को कहता है कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, या कह दे कि शो ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कह दे देखो रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना, रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब वो जैसे है वैसे ही बैलेंस शीट में छोड़ दो। अगर ऐसे शब्दों को बोलेगा तो इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि झगड़े तो खत्म करने हैं मेरे बच्चे। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो फिर हमें इतनी पढ़ाई करने का फायदा क्या हुआ? तो देखो हम झगड़ा कैसे खत्म करेंगे। तो मैं केस नंबर 2 में दिखा रहा हूं, यहाँ पे लिखिए, हेडिंग आपका ये है, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये क्या है? अभी बता देता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो। पहले मुझे ये बताओ कि आपके पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं? सर एक है ए, दूसरा है बी, लिख दिया हमने यहाँ पे। चलो ठीक है मेरे बच्चे, हम जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब नया जो बैलेंस शीट बनेगा
उसमें हम रिजर्व को ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम झगड़ा खत्म नहीं करेंगे, झगड़ा तो खत्म करना पड़ेगा। अब कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे बताओ, ये 5 लाख रुपए का जो अमाउंट है, 5 लाख रुपीज, इसमें किसकी कितने कितनी पार्टिसिपेशन है? सर ए और बी का 3:2 में। तो ये काम करना, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में आप कर दो क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है इस 5 लाख में हमारी हिस्सेदारी कितनी कितनी है। तो मेरे बच्चे, मेरी 3 लाख है और इनकी कितनी जी, 2 लाख का अमाउंट आपका, ये हमने लिख दिया आपका ए और बी का। मुझे बताओ, अगर इस रिजर्व को हम बैलेंस शीट में ऐसे ही छोड़ दें, मतलब अगर हम पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट ना करें, तो फ्यूचर में ये पार्टनर्स किस रेशियो में लेके जाएंगे? 1:1 में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जो न्यू पार्टनर्स बिजनेस में रह जाएंगे, न्यू पार्टनर्स जो रह जाएंगे, कौन रह जाएगा? ए बी ही रहेगा। वो न्यू रेशियो में ये विड्रॉ करेंगे, यानी कि डेबिट कीजिए। बताओ कितना हो जाएगा? तो मेरे बच्चे 250 यहाँ एंड 250 यहाँ, आपका 250 यही होगा ना सर? हाँ सर। आओ ना, झगड़े खत्म करता हूँ और आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। आप देखोगे कि ऐसी बातें मैं पहले आपको समझा चुका हूं, कोई नई बात नहीं सिखा रहा। जरा सुनो, मुझे बताओ, इस 5 लाख में से ए का था कितना? 3 लाख। मेरे बच्चे, ए का कितना? 3 लाख। अगर इस रिजर्व को बैलेंस शीट में छोड़ दूं, अगर इस रिजर्व को बैलेंस शीट में छोड़ दूं, मतलब डिस्टर्ब ना करूं, तो बताओ ये फ्यूचर में कितना कितना लेके जाएंगे? 2.5 लाख। मतलब ए का, जिसका क्लेम 3 लाख रुपीज है, वो रेशियो के चेंज होने के चलते इसमें से सिर्फ 250 लेकर जाएगा। तो बताओ जरा कि ए को फ्यूचर में रेशियो के चेंज होने से घाटा होगा कि फायदा होगा? बोलो बोलो, ये रेशियो के चेंज होने से ए को घाटा या फायदा? सर लॉस होगा सर। कहाँ? रिजर्व में इनका 3 लाख का हिस्सेदारी था, अब इनको सिर्फ 250 मिलेगा, तो सर ए को लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा? 50,000 का। मेरे बच्चे, अगर आपको डिस्प्यूट खत्म करना है तो आप कहना कि ठीक है जी, हम इस रिजर्व को बैलेंस शीट में छोड़ देते हैं, लेकिन इस 5 में से जो ए का हिस्सा 3 लाख था, क्योंकि उसको 250 मिलेगा, यानी कि ए को फ्यूचर में लॉस होगा, उतना हम ए को क्या करते हैं, आज हम दे देंगे, यानी कि ए को 50,000 हमें देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, रिपीट कर रहा हूं, ए फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेगा, ए फ्यूचर में कुछ हिस्सा छोड़ेगा, तो जितना वो सेक्रीफाइस करेगा इस रेशियो के चेंज होने के चलते, आज उतना हम उसको दे देंगे। या तो कह दो ऐसे प्लस, या ये देखो क्रेडिट और डेबिट में बड़ा क्या है? क्रेडिट, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे गुडविल में नहीं सीखा था हमने, गुडविल में नहीं सीखा था, वही काम कर रहे हैं। बी का मेरे बच्चे, जिसमें हिस्सेदारी आपका 2 लाख बनता है, लेकिन रेशियो के चेंज होने के चलते आपको 250 मिलेगा, यानी कि आपको ज्यादा मिलेगा। जहां आपका क्लेम सिर्फ 2 लाख का था, लेकिन आप 250 लेंगे, आपको ज्यादा मिलेगा फ्यूचर में। तो जितना ज्यादा आपको मिलेगा, जितना गेन आप करोगे, उतना हम आपसे आज ले लेंगे, है ना? तो हम आपके अकाउंट से क्या करेंगे जी? 50,000 माइनस कर लेंगे। माइनस का मतलब मेरे बच्चे डेबिट करना, और फिर काम हमारा हो जाएगा। तो आप जरा देखो, इससे एंट्री क्या बनेगा? हमें यहाँ पे जो एंट्री पास करना है, बी के अकाउंट को डेबिट करना है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड ये पैसा हम किसको दे देंगे? ए को। तो ए के अकाउंट में आप इसको ऐड कर दो। 50,000 इनसे निकला और 15 को मिल गया। ये कोई नई बात नहीं है ये कोई नई बात नहीं है, ये बातें हमने पहले सीखी हुई मेरे बच्चे। पहले हमने इसको गुडविल पे सीखा था, आज हम इसको रिजर्व पे लेकर आ गए हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना, केस 1 में जो हमने सॉल्व किया था, उसमें रिजर्व को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कि भैया रिजर्व रहेगा नहीं बैलेंस शीट में, ना रहेगा ना झगड़े होंगे, जिसका जितना जितना लेके चले जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, केस 2 में कहता है कि रिजर्व को यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में नहीं करना। इसका मतलब होता है रिजर्व अभी भी बैलेंस शीट में दिखेगा, और अगर रिजर्व बैलेंस शीट में दिखा तो बाद में तो झगड़े होंगे मेरे बच्चे। हमारा काम पार्टनरशिप में क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हमारा काम झगड़े खत्म करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आगे फ्यूचर में जिसको घाटा होगा, फ्यूचर में जिसको सेक्रीफाइस करना होगा, उतना क्या करो, आज उनको दे दो। तो देखो ना, हमने ए को दे दिया, और फ्यूचर में जो गेन करेगा उससे हमने क्या क्या ले लिया, तो B to A यहाँ पे निकल के आ गया।
बी टू ए आपका। तो आप देखो, अब आपको क्लियरिटी आएगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर B2 में क्या बोला था, पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व अमंग देमसेल्व्स। अगर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, या कहता है कि शो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एंट्री करते समय पार्टनर्स के कैपिटल में ही प्लस माइनस कर दो, आपको रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, या कहे रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमने डिस्टर्ब नहीं किया, या पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिजर्व अमंग पार्टनर्स, कुछ भी कह दे मेरे बच्चे, इसका मतलब यही निकल के आता है। और हाँ, क्योंकि मुझे आपको बातें समझानी है, तो मैं अब आपको दिखाऊं यहाँ पे कि जो हमारा नया बैलेंस शीट बनेगा वो कैसा बनेगा। अगर हम केस नंबर 2 में हम बैलेंस शीट आपको दिखाएं, केस नंबर 2 में, तो केस नंबर 2 में आपका बैलेंस शीट कैसा बनेगा मैं वो दिखाता हूँ यहाँ पे आपका। आइए जरा मैं आपको दिखाऊं केस नंबर 2 में। तो आप ना एक बैलेंस शीट बनाओ यहाँ पे। अब ऑफ फर्म यहाँ पे ये अपडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। अपडेटेड मतलब जी ये इम्पैक्ट करने के बाद देखो क्या क्या निकल के आएगा। देखो यहाँ पे कैसा बनेगा, आप ही बनाएंगे मेरे साथ। मेरे बच्चे एसेट्स में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, एसेट्स आपका 40 लाख के 40 लाख ही हैं, एसेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या निकल के आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको सिर्फ ध्यान देना है, जो एंट्री पास किया गया उसी का इम्पैक्ट दिखाना है। एज कैपिटल और बीज कैपिटल, देखो ए का कैपिटल पहले से 6 लाख था, और आप देखो आपने ए के कैपिटल में 50,000 और आपने ऐड किया, तो ए का कैपिटल अब आपका 650 हो जाएगा। बी का कैपिटल जो 4 था उसमें से 50,000 माइनस कर दिया, डेबिट कर दिया, तो ये कितना रह गया 350। तो ये अमाउंट कितना रह गया 10 लाख का अमाउंट। और हाँ, क्योंकि हमने एंट्री में जनरल रिजर्व को यूज नहीं किया है मेरे बच्चे, तो जनरल रिजर्व आपका यहाँ अभी भी दिखेगा। जनरल रिजर्व जो आपका है वो कितना बता रहा है 5 लाख, वो 5 लाख आपको अभी भी यहाँ दिखेगा, अभी भी दिखेगा। ये जो प्रोविडेंट फंड है, ये जो प्रोविडेंट फंड है, इस प्रोविडेंट फंड को आप यहाँ पे दिखाइए। प्रोविडेंट फंड कितना है जी 6, इसमें तो कोई चेंज किया नहीं हमने, लायबिलिटी है। और आपका क्रेडिटर्स, और हाँ याद रखना रिजर्व अभी भी दिखेगा मेरे बच्चे, क्योंकि हमने एंट्री में रिजर्व नाम को यूज किया ही नहीं। पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि रिजर्व हम इसी तरीके से छोड़ देंगे ना। प्रोविडेंट फंड आपका 6 लाख हो गया। बताइए क्रेडिटर्स जो आपके हैं वो कितने हो गए सर 14 लाख का अमाउंट, 14 लाख का अमाउंट। और बैंक लोन जरा बताओ, बैंक लोन आपका कितना हो गया सर? बैंक लोन कहता है कि 5 लाख का अमाउंट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 40 लाख और यहाँ पे आपका 40 लाख दोनों साइड आपका टैली कर गया। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन आप मुद्दा समझो, यहाँ मुद्दा क्या है जी? मुद्दा ये है कि बच्चे रिजर्व जो बैलेंस शीट में था आज भी बैलेंस शीट में दिख रहा है। हाँ, इसके चलते जो झगड़े हो सकते थे ना, वो झगड़ा सिर्फ 50,000 से था, क्योंकि जो 3 लाख मेरा था अब मेरा क्लेम सिर्फ 2.5 लाख का रह जाएगा। तो कोई बात नहीं, 50,000 और आपको आज मिल जाएगा। आज हम 50 आपको दे देंगे। ये फ्यूचर में गेन करते तो हमने क्या किया, उनसे हमने ले लिया, तो इनसे माइनस करके इनका दिया। मेरे बच्चे कैपिटल इनका 50,000 कम कर दिया, इनका बढ़ा दिया और इसको छोड़ दिया। अब देखो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, आंसर हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना। मुझे बताओ, ये जो रिजर्व आपका 5 लाख का है, अगर मान लो आगे कभी डिस्प्यूट्स होते हैं और फर्म मान लो हमने कहा कि भैया क्लोज करो, फर्म बंद करो, तो जरा बताओ जब फर्म बंद होगा तो अब जरा बताओ कि इस 5 लाख रुपए में से ए को कितना मिलेगा? सर रेशियो अब इक्वली हो चुका है, तो ए को जो मिलेगा 250 मिलेगा, 2.5 लाख रुपए। बी को कितना मिलेगा? 2.5 लाख रुपए, क्योंकि इक्वली हो चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, अब कोई दिक्कत नहीं है। जरा पता है क्यों? देखो ए का एक्चुअली टोटल क्लेम 3 लाख रुपए का था, रिजर्व में से 3 लाख रुपए था ना। 3 लाख में से 50,000 तो मैंने अभी कभी आपके अकाउंट में ऐड कर दिए और बाद में आपको 2.5 लाख मिल ही जाएगा। तो 2.5 और 50 कितना हो गया? 3 लाख जो आपका बना वो मिल गया आपको। उसी तरीके से बी को ध्यान देना, बी का क्लेम सिर्फ 2 लाख रुपए था, लेकिन मिल कितना रहा है? तो यहाँ पे 250, हमने 250 दिया, लेकिन पहले 50,000 आपसे ले भी तो लिया था। हाँ, जब ये एंट्री पास किया तो अल्टीमेटली कितना रह गया? 2 लाख रुपए आपका। मतलब झगड़े हमारे खत्म हो गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन कह दे कि जनरल रिजर्व हो जाए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो जाए, चाहे कंटिजेंसी रिजर्व हो जाए, कोई भी रिजर्व अगर कहता है कि भैया बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए आप एंट्री पास करो, या कहे कि आपको पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करना है,
तो इसका मतलब क्या, हमें इस एंट्री को अंजाम देना होगा। मतलब रिजर्व बैलेंस शीट में छोड़ दो, जो आपस में घाटे फायदे होने वाले उनको एडजस्ट कर दो। और अगर आप मेरे उस रेशियो को याद करो, गुडविल में जब समझाया था तो हमने कहा था कि जो गेन करेगा, ये देखो ये गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर जो होगा जितना गेन करेगा उतना हम लेकर, जो सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो होगा हम उसको उतना दे देंगे। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो गया। ये पहले हमने आपको समझाया है, अगर आप थोड़ा भूल चुके हैं तो आप एक काम करना, गुडविल का जो ट्रीटमेंट समझाया था आप उसको वहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लो, बातें बन जाएगी यहाँ पे। और बातें बनना क्या है, अभी तो कई सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा, आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। जरा आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 10 के पास अपना बुकलेट का, मैं इसको हटाता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन जो हमने रखा था, एक्चुअली रिजर्व या लॉस या कोई भी प्रॉफिट हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है, उसका क्या मतलब होता है, इस बात को समझाना। और अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, तो आप एक काम कीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ, तब तक आप मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे मेरे साथ यहाँ पे 10th नंबर। मैं इसको मिटाता हूँ, तब तक आप 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखते हैं क्या निकल के आता है। पहले मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा सा आपके लिए, मैं थोड़ा सा इसको पहले मिटा दूँ आपके लिए, ये लीजिए, और फिर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 10th यहाँ पे पढ़ाता हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है मेरी जो क्लासेज आपके पास हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे है चाहे मेरे ऐप पे, आप बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे हैं एंड बहुत 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 मस्त तरीके से आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप तैयारी सिर्फ 11-12 क्लास की नहीं कर रहे मेरे बच्चे, इसके बाद चाहे आप CA करें, CMA करें, CS करें, BCom करें, उन सब में आप मेरी सिरदर्दी कम कर रहे हैं। जब बच्चे 11-12 क्लास के बाद आते हैं CA, CMA, CS, BCom करने के लिए हमारे पास, तो मैं देखता हूँ कि उनका कोई नॉलेज ही नहीं है, वो बदमाश बच्चे, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी विजन के साथ मेरे बच्चे कि मैं अपनी सिरदर्दी फ्यूचर में कम करूं, इसीलिए मैंने 11-12 क्लास की आपकी क्लासेज एट 0 कॉस्ट आपको प्रोवाइड की है। आप पढ़ें और आप लाइफ को एंजॉय करें और बिलीव करें कि मैंने एक ही कसम खाया है कि मेरा हर एक बच्चा प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेगा, और आपको बनना है और मैं आपको बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जय COC, जय मेरे बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पढ़ना शुरू कीजिए, थैंक यू। आओ ना, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 10th क्या बता रहा है, पढ़ेंगे आप 10th, पढ़ेंगे आप 10th। यहाँ पे ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ध्यान से मेरे बच्चे, 3 पार्टनर्स हैं और रेशियो कहता है कि 3:2 का है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 इक्वली। मैं फिर से पढ़ता हूँ, गलत पढ़ दिया मैंने। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस in the ratio of 3:2, they decided to share profit equally with effect from 1 April 2018। मेरे बच्चे 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका है। और देखो जरा, यहाँ पे कहता है कि पहले पार्टनर्स ABC थे और इनका रेशियो क्या था, 3:2 ये था। मेरे बच्चे कहता है कि 1 अप्रैल 2018 को यहाँ अब ये डिसाइड करते हैं कि इनका जो रेशियो होगा वो A:B:C, वो आपका 1:1:1 होगा। मतलब रेशियो पहले जो था, नाउ दे हैव बीन चेंज्ड एंड दैट इज नाउ इक्वली। कहता है आगे पढ़ना, ऑन दैट डेट यानी कि आज, कहता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। मेरे बच्चे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट आपका, और वो कहता है कि 72,000 का अमाउंट आपका है, 72,000 का। ध्यान से सुनना आगे की बातें। कहता है कि इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस क्लोज मतलब प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस शीट से हटाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ यानी कि प्रॉफिट लॉस को बैलेंस शीट से हटाने के बजाय, इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री रिफ्लेक्टिंग द चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। कहता है कि भैया हमें प्रॉफिट लॉस को बैलेंस शीट से नहीं हटाना है। इंस्टेड ऑफ मतलब उसको हटाने के बजाय वो कहता है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो।
मेरे बच्चे एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब टेबल एंट्री होता है, मतलब प्रॉफिट लॉस छोड़ दो बैलेंस शीट में कोई बात नहीं, लेकिन जो झगड़े आगे हो सकते उसको ख़त्म कर दो। तो आओ ना मैं यहाँ पे दिखाऊं कैसे किया जाएगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैं दो तरीके से दिखा दूं, क्या अच्छा लगेगा आपको? ये लो, क्योंकि हम समझ रहे हैं ना बच्चे। तो एक तो पहले मेथड 1 दिखा दूं और मेथड 2। एग्जाम में कोई भी मेथड से करो फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग सेम निकल के आता है। मैं पहले इस मेथड से दिखा दूं। इसमें हम क्या करते हैं, हम पार्टनर्स के नाम को लिखते हैं ए बी एंड सी। यहाँ पे हम ओल्ड रेशियो में हम करते हैं क्रेडिट। तो बताओ 72,332 में कितना हो जाएगा? आओ देखते हैं। 72,332 में तो 72,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, मेरे बच्चे ये आ गया आपका यहाँ पे 27,000, ये भी आ गया 27,000 और ये आ गया आपका 18,332 आपका। ठीक है ना? कहते हैं कि लेकिन रेशियो के चेंज होने के बाद अब ये कैसे लेके जाएंगे जी? तो फ्यूचर में जो भी न्यू पार्टनर्स रह जाएंगे, तीनों पार्टनर्स रह गए, वो न्यू रेशियो में इसको विड्रॉ करेंगे, यानी कि डेबिट करेंगे। सर आप न्यू क्यों लिखते हो? क्योंकि पार्टनर्स तो वही रह गए, ओल्ड लिख दो ना बच्चे ना, आप न्यू लिखना, क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट में ही आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब खत्म करूंगा। बस आप सुनते चलो मेरी बात। यहाँ पे बताओ 72,000 को अगर हम इक्वली डिवाइड करते हो तो कितना निकल के आ जाएगा? ओहो ये मैंने क्या कर दिया, ये 24 को मैंने 42 कैसे लिख दिया? क्या हो गया मुझे? 24 है ना बदमाश। अरे 72 को 3 इक्वल में 24 बुढ़ा हो गया हूँ ना, दिमाग काम नहीं करता ठीक से, मैं क्या करूँ? बट आपका तो काम कर रहा है। लिखो ना आप यहाँ पे, दोबारा समझा दो। ए का जो 27,000 था, इस 72 में रेशियो के चेंज होने से उनको 24 मिलेगा। मेरे बच्चे इनको तो लॉस होगा फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में लॉस होगा तो ये तभी शांत होंगे जब आज इनको हमें 3,000 और दे देना पड़ेगा। मतलब जितना फ्यूचर में लॉस होगा, जितना फ्यूचर में आप सेक्रीफाइस करोगे, उतना हम आज आपको दे देंगे। ये भी फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेंगे तो इनको भी हमें देना पड़ेगा। और ये बदमाश बैठे बैठे फ्यूचर में गेन करने वाला है। देख रहे हो, इसका हिस्सा तो इसमें सिर्फ 18,000 बनता है, लेकिन फ्यूचर में 24 लेकर जाएगा तो हम इससे क्या करेंगे, 6,000 जितना इसको गेन होगा फ्यूचर में उतना हम इससे मांग लेंगे। तो जरा बताओ एंट्री क्या बन गया? देखो जरा, सी को हमें कम करना है, यानी कि डेबिट करना पड़ेगा। तो आपका जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगा, एडजस्टमेंट एंट्री कह दो, टेबल एंट्री कह दो, सबका मीनिंग सेम है। वो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। हम सी के अकाउंट से फ्यूचर में जितना आपसे गेन होने वाला है आज उतना दे दो, और ये पैसा हम एज कैपिटल अकाउंट, यानी कि जिसको फ्यूचर में सेक्रीफाइस करना है, हम उतना इनको दे देंगे, एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी में हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3,000 आपको एंड 3,000 आपको, बात खत्म हो गई है ना। तो सी में से निकाल कर हमने ए बी में दे दिया। पर बच्चे मतलब झगड़े जितने अमाउंट से हो सकते थे उनको हमने ख़त्म कर दिया। हाँ, मैंने अभी आपको समझाया था इस एंट्री का मतलब क्या हुआ। इस एंट्री का मतलब जो गेन कर रहा है हमने उसको डेबिट किया। गेनिंग पार्टनर जो गेन करेगा फ्यूचर में हम उससे ले लेंगे, और जो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेगा, ये ए और बी ये सेक्रीफाइस करेंगे। तो मेरे बच्चे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमने क्या किया, वो दे दिया आपका। ठीक है ना। एक तो तरीका ये है। एक तरीका और, मुझे पता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है, दूसरे तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मुझे सारी बातें समझानी होगी, तभी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और तभी जब थोड़े आप बड़े हो जाएंगे तो आपको बड़े बड़े कोर्स करने का मन करेगा। मैं यही तो चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूं कि आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप बड़ी बड़ी डिग्री की तरफ भागे और मजा ले आप डिग्री का कि क्या होता है लाइफ का। तो मैं मेथड 2 आपको बताता हूं। पता इसमें क्या करूंगा मैं? इस मेथड 2 में पहले कंप्यूटेशन ऑफ मैं यहां पे गेनिंग रेशियो निकाल लेता हूं। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कौन कितना कितना फ्यूचर में गेन या सेक्रीफाइस करेगा, मैं वही पहले पता कर लेता हूं ताकि मैं उसी से काम कर लूँ। इससे दो फायदा होगा, एक तो नया कॉन्सेप्ट सीख लेंगे मतलब और अच्छी तरीके से, और वो गुडविल वाला रिवीजन भी हो जाएगा। तो आओ ना, पार्टनर्स का नाम, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो, और क्या निकाल दो बताओ, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग? सर गेनिंग ही निकाल दो आप, गेनिंग रेशियो। आप बताओ गेनिंग कब होगा? जब न्यू ज़्यादा होगा, मतलब न्यू माइनस ओल्ड।
ये न्यू माइनस ओल्ड आपका, अगर भूल चुके तो पीछे में एक बार रिवीजन कर लें आप, ये पार्टनर्स ए बी एंड सी है। जरा बताओ ओल्ड रेशियो क्या है, तो 3/8, 3/8 एंड 2/8 आपका, दिस इज ओल्ड रेशियो। नया रेशियो क्या हो गया, 1/3, 1/3, 1/3। मेरे बच्चे गेनिंग अगर निकालूंगा तो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू आपका 1/3 है, तो मैं यहाँ पे 1/3 माइनस 3/8, यहाँ पे 1/3 माइनस 3/8, और यहाँ पे 1/3 माइनस 2/8 आपका। देखो ना क्या निकल के आता है, 3 8 का अगर एलसीएम निकाले तो 24 आ जाएगा, 8 माइनस 9, ये आ गया आपका -1/24। ध्यान देना माइनस में आ गया, गेनिंग निकालते समय मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है मेरे बच्चे, सेक्रीफाइस कर रहा है। इनका चेक करते हैं, 1/3 माइनस ये भी आ गया नीचे में 24, ये भी आया 8 माइनस 9, सेम ही तो है ऊपर वाला, तो ये भी -1/24 आ गया, यानी कि ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और इनका जरा चेक करते हैं, 24, ये 3 8 जा, यानी कि 8 माइनस 6, ये आ गया 2/24, यानी कि ये सेक्रीफाइस नहीं, ये यहाँ पे गेन कर रहे हैं। तो ऊपर वाले जो दो हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये गेन कर रहे हैं। अगर मैं बिना इस टेबल एंट्री के बनाए बगैर अगर मैं इससे एडजस्टमेंट एंट्री पास करूं तो भी मेरे बच्चे बात सेम ही तो है, बात सेम ही तो है। हमने यहाँ पे पहले अमाउंट का फ़र्क ले लिया, यहाँ पे हम रेशियो का फ़र्क लेकर हम एंट्री पास कर लेंगे। सुनो सुनो, जो सेक्रीफाइस करेगा, जो सेक्रीफाइस करेगा फ्यूचर में हमें आज उसको उतना देना पड़ेगा ताकि बाद में वो झगड़ा ना करे। तो मेरे बच्चे इनको देना होगा और इनसे लेना होगा। सी से हमें क्योंकि लेना है तो सी के कैपिटल से आप डेबिट कर लो, सी के कैपिटल से माइनस कर लो, और ये एज कैपिटल अकाउंट, ये आपका एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट में आप इसको क्रेडिट कर दो, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। सुनो ना अमाउंट कितना होगा, इट्स वेरी सिंपल, अमाउंट निकालना। जरा बताओ ये प्रॉफिट लॉस कितना है, 72,000। तो मैं आपको दिखाता हूँ 72,000 मल्टीप्लाइड बाय, बताओ सी कितना गेन कर रहा है। नजर नजर यहाँ, ये देखो इसका गेन, जो गेन आपको यहाँ दिखाई देगा आप उसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 2/24। मेरे बच्चे अमाउंट आपका आ जाएगा 6,000। और ए जरा बताओ 72,000 में रेशियो के चेंज होने से कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/24, यानी कि 3,000। और बी 72,000 में रेशियो के चेंज होने से कितना सेक्रीफाइस करेगा, 3,000। लो सेम एंट्री निकल के आ गया। तो आप चाहो तो रेशियो का डिफरेंस लेके एंट्री पास कर लो, चाहे तो अमाउंट का डिफरेंस लेके एंट्री पास कर दो, बोथ विल गेट द सेम सॉल्यूशन, सेम आंसर आपका। तो मेरे बच्चे आपकी मर्जी है, आप जैसे कर लो। सर हम एग्ज़ाम में कैसे करें, आप देखो आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो जनरली ये तरीका आपको ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है, तो आप इसी में प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो स्कूल वाले बोलेंगे आप उस तरीके से काम कर लेना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मेथड तो बहुत होते हैं बच्चों, मेथड तो बहुत होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो सर अब तो हमें बातें समझ में आ गई हैं। अब सर कुछ और, हाँ बच्चे एक क्वेश्चन और करा दूंगा इसी के अंदर में, मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा, थोड़ा सा और आपको एक प्रैक्टिस करा दूँ स्ट्रॉन्ग करके, फिर तो बातें ख़त्म हो जाएंगी, फिर तो बातें ख़त्म हो जाएंगी। और फिर हम आज इसको इस टॉपिक के बाद एक मस्त टॉपिक करने वाले हैं जो इस चैप्टर को अंत तक लेके जाएगा और आपको बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये लीजिए, मैं इसको मिटा दूँ, मैं इसको मिटा दूँ और मैं फिर आपको दिखाता हूँ ये बातें कैसे चलती हैं। आओ जरा सुनो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप यहाँ पे 11th नंबर आपका, 11th पे जरा सॉल्यूशन कर रहे हैं 11th पे। अभी तक हमने क्या किया, एक एक आइटम के बारे में पढ़ा है, एक आइटम दो आइटम। अगर कई सारे आइटम हो जाए तो सर मतलब देखो ना 11th क्वेश्चन, 11th पढ़िए, DEF आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर्स मेरे बच्चे, DEF इनका रेशियो 5:3:2 का है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2-3-5 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। मेरे बच्चे 1 अप्रैल 2018 से नाउ दे हैव डिसाइडेड कि रेशियो शुड बी 2-3-5। दे ऑल्सो डिसाइड
टू रिकॉर्ड, ध्यान से पढ़ना यहाँ पे, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द अफेक्ट ऑफ फॉरगोइंग फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। बुक में जो उनकी वैल्यू है उनको बिना अफेक्ट किए बगैर का मतलब होता है बुक में जो वैल्यू है वैसे ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और फिर कहता है आगे में बाई पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। ये बाई पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री ना भी बोलता ना मेरे बच्चे, और उससे इतना कह देता कि भैया बुक वैल्यू को आपको अफेक्ट नहीं करना, इसका मतलब है कि हमें टेबल एंट्री ही पास करना है, क्योंकि बुक में वैल्यू को बिना अफेक्ट किए बगैर हम झगड़े कैसे खत्म करेंगे। तो आपस में जो घाटा फायदा फ्यूचर में होने वाला है हम आपस में आज उसको शेयर कर लेते हैं और झगड़ा खत्म करते हैं। रहने दो जैसे आपका है, रहने दो जैसे आपका है। समझो मेरी बात। यहाँ पे कहता है कि बताओ क्या करेंगे, तो आओ ना मैं 11th करा दूं। जरा बताओ यहाँ पे पहले पार्टनर्स का नाम क्या था, DEF। 3 पार्टनर्स थे मेरे बच्चे, DEF आपका। रेशियो पहले से क्या था, 5:3:2। ये 5:3:2 का रेशियो था। मुझे बताओ अब यहाँ पे आपका कब इनका एडमिशन हुआ है, कब आए हैं ये, 1 अप्रैल को, मतलब चेंज जो हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को हो रहा है। पार्टनर्स तो DEF ही रहेंगे, लेकिन रेशियो अब इसका क्या बता रहा है जी, नया रेशियो 2:3:5। मेरे बच्चे रेशियो कहता है कि 2:3:5 रहेगा, ठीक है। पहले आपका 5:3:2 था, अभी 2:3:5 रहेगा। क्या जाता है यहाँ पे आपका, कहता है कि जरा बताओ आप क्या करोगे। यहाँ पे नाम इस बार जनरल रिजर्व का है, बताओ कितना अमाउंट बता रहा है आपका, 150। और बताइए कहता है कि कंटिंजेंसी रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व। मेरे बच्चे ये सारे नाम बैलेंस शीट में हैं, ये सारे रिजर्व बैलेंस शीट में कितना बता रहा है, 25,000। उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट यानी कि प्रॉफिट जो आपका है ये कहता है कि 75,000। और वो आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मतलब लॉस, ये एक्सपेंस, ये लॉस जो बैलेंस शीट में है मेरे बच्चे वो कहता है कि आपका 1 लाख का अमाउंट है। ये निगेटिव आपका, ये प्रॉफिट नहीं लॉस आपका है। कहता है कि चारों नाम बैलेंस शीट में दिखने चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे जी चारों नाम, लेकिन मेरे बच्चे नाम तो छोड़ दूंगा लेकिन झगड़े तो खत्म करने पड़ेंगे। और झगड़े खत्म करने के लिए जरा बताओ नेट इम्पैक्ट, ये जरा बताओ इनका नेट इफेक्ट कितने से निकल के आ रहा है। तो आप देखो बैलेंस शीट में ये आपका 250 का प्रॉफिट है, रिजर्व है 250 का, और 1 का लॉस है, तो नेट कितना हो गया 150। समझ लो मेरी बात, 250 यहाँ पे ऑलरेडी आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है रिजर्व, तीनों मिला के ये 250 हो गया, और 1 लाख का लॉस है तो नेट अमाउंट कितना होगा 150। ये 150 जो नेट इम्पैक्ट है हमने इस रेशियो में कमाया था, लेकिन रेशियो के चेंज होने के बाद इसमें हो जाएगा। अगर मैं इस नाम को कहता हूँ कि डिस्टर्ब ना करो, मतलब इसको बैलेंस शीट में छोड़ दो, तो हमें इससे टेबल एंट्री तो पास करना ही है मेरे बच्चे, टेबल एंट्री पास करने। जरा बताओ टेबल एंट्री दिखा दूं या फिर वो गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला कर दूं। मैं एक ही काम करूंगा, दूसरा आपको खुद करना होगा। बताओ कौन सा कर दूं, बताओ। टेबल एंट्री वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रिएट करना, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में डेबिट करना, नेट इंपैक्ट निकालना, वो एंट्री करके दिखा दूं, वो तरीका बता दूं, या फिर जो आम तौर पे छोटे छोटे बच्चे यानी कि आपके जैसे बच्चों की क्लास में होता है वो करके दिखा दूं। सर हमारी क्लास की चीज़ें दिखा दो, तो ठीक है मेरे बच्चे। अगर ऐसा है तो आइए सॉल्यूशन में लिखिए मेरे साथ। पहले आप यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ आपका गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर वो कहता है कि बुक में जो वैल्यू है, बुक वैल्यू यानी कि बुक में जो वैल्यू उसको आपको चेंज नहीं करना, तो हमें झगड़े तो खत्म करने ही करने हैं मेरे बच्चे। तो पार्टनर्स का नाम यहाँ पे क्या क्या नाम है बताइए, D, E एंड F। आप बताओ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो क्या है, 5/10, 3/10 और यहाँ पे 2/10। आप मुझे बताओ न्यू रेशियो क्या बता रहा है, 2:3:5, 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो बताओ गेनिंग निकाल दूं कि सेक्रीफाइसिंग निकाल दूं। सर आपकी मर्जी। तो चलो गेनिंग निकाल देता हूं, यानी कि न्यू माइनस ओल्ड, है ना बच्चे। अगर मैं सेक्रीफाइसिंग निकालता तो ओल्ड माइनस न्यू हो जाता। तो आओ ना क्या जाता है, कुछ भी निकालो, निगेटिव वाला उल्टा वाला हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड यानी कि 2/10 माइनस 5/10। तो 10 का एलसीएम 10 ही होगा। ये 2 - 5
यानी कि -3/10 आ गया। देख रहे हो यहाँ पे निगेटिव आ रहा, तो गेन निकाला था, निगेटिव आ गया, यानी कि सेक्रीफाइस कर रहा है, ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। ये फ्यूचर में इतना हिस्सा छोड़ेगा, तो जितना छोड़ेगा उतना उसको आज देना पड़ेगा। ई का जरा देखो, नया 3/10, ओल्ड में 3/10, तो इनका कुछ भी नहीं आया, ना सेक्रीफाइस आया ना गेन आया। लेकिन अगर मैं इनका देखूँ तो 5/10 -2/10, मेरे बच्चे ये आ गया 3/10। पॉजिटिव जो निकाल रहा था पॉजिटिव आ गया, तो ये गेनिंग हो गया आपका, इन्होंने गेन किया है। तो ना इट्स वेरी इजी टू पास द एंट्री। लिखो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री। जरा बताओ, मैं बताऊं कि आप कर लोगे? सर आप ही कर दो। तो देखो ना, जो गेन करेगा ना बच्चे, हम उससे आज लेंगे, क्योंकि गेन ये फ्यूचर में होने वाला है। तो जितना आपसे गेन होगा आज उतना आप दे दो। तो एफ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और ये हम क्या करेंगे जी, टू डीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट है ना। एफ से लेकर डी करेंगे कितना? तो जरा बताओ, नेट अमाउंट कितना था? 150। आपने 150 का एफ का कितना निकल के आ रहा है? 3/10, यानी कि 45,000। और मेरे बच्चे डी को हम कितना देंगे? 3/10। तो 150 का 3/10, ऑब्वियस बात है कि सेमी अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि जितना कोई एक गेन करेगा दूसरा उतना सेक्रीफाइस करेगा। लो एंट्री कंप्लीट हो गई, होगी बात यहाँ पे। आप इसको सॉल्व कर लेंगे वो टेबल एंट्री से, बन जाएगा ना? अरे बोलो ना हाँ या ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? सर आप ही करा दो ना, सर आप ही करा दो, आप बहुत बहुत बदमाश हो। अरे ये इतना सिखाया फिर भी आप कहते हो कि आप ही करा दो। चलो कोई बात नहीं, लिख दो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव वे, मैं ही करा देता हूँ। ऑल्टरनेटिव वे, एक्चुअली आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए। टू सॉल्व आंसर या टू सॉल्व क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है जी? हम लोग यहाँ पे आपका पार्टनर्स का, हम ये गेनिंग रेशियो नहीं निकालेंगे। हमने कह दिया डी, यहाँ कहा ई और यहाँ कहा एफ। लीजिए ये रहा ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में हमें क्या करना है? क्रिएट करना है। तो मेरे बच्चे आप जरा बताओ, 150 532 में कितना हो जाएगा? 75, 45 एंड 30,000। फिर आप इसको न्यू पार्टनर्स, न्यू रेशियो में आप इसको डेबिट करेंगे, तो 235, नया रेशियो 235, बताओ कितना हो जाएगा? 30,000, 45,000 एंड 75,000। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये देखो डी का बड़ा क्या दिख रहा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट करना पड़ेगा 45,000 से। इनका दोनों बराबर है, कुछ नहीं करना होगा। इनका डेबिट बड़ा दिख रहा है, तो डेबिट करना होगा 45। आप अब दिमाग क्यों यूज करोगे? बिना दिमाग यूज किए हुए काम करो। तो आपने क्या करना होगा जी? एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और मेरे बच्चे टू आप बोलेंगे डीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। तो एफ टू डीज कैपिटल अकाउंट, ये आपका 45,000 और ये आपका 45,000। लो एंट्री कंप्लीट। देखो सेम निकल के आ गया। तो कुछ भी करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी करो क्या फ़र्क पड़ता है? मीनिंग तो सबका सेम ही निकल के आएगा मेरे बच्चे। ये किसी भी पॉइंट के ऊपर में अगर बात करें, किसी भी पॉइंट के ऊपर में, तो बातें यही तो होनी है। चलो ये भी काम ख़त्म किया। अब मैं क्या करूं? तो मेरे बच्चे अब मैं आज कुछ नहीं कराऊंगा, आज मैं कुछ नहीं कराऊंगा, क्योंकि आज का मेरा पर्पस जो है ना वो पूरा हुआ। आज बस मुझे ये बातें बतानी थी कि एक तो प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेच्युटी फंड हो, चाहे कोई भी लायबिलिटी हो, कोई भी लायबिलिटी, हम वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि वो लायबिलिटी है जी, लायबिलिटी प्रॉफिट से निकला हुआ अमाउंट नहीं है। जो प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट है, हम उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये बात खत्म हो गई। फिर हमने आज क्या देखा? हमने देखा कि अगर मान लो रिजर्व या लॉसेज कोई भी जो बैलेंस शीट में है, कहता है कि आप उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना उसको बुक से हटाए बगैर आप एडजस्टमेंट एंट्री करो। तो हम या तो आपका गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल कर इस तरीके से कर लें
या फिर टेबल एंट्री के थ्रू कर लें, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं। आपके स्कूल में यही बताया जाएगा। शायद हो सकता है, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को शायद इसके बारे में पता ही ना हो। आपको पता है, आप बहुत 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 स्ट्रांग हो चुके हैं, तो आप अपना काम करेंगे और मजा लेंगे इसके अंदर में। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में मस्त चीज़ कराऊंगा, और वो टॉपिक आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि मैं क्या बताऊं। और वो समझने के बाद उसके आगे के जितने चैप्टर्स पार्टनरशिप में आएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी, मस्त मजा आपको आने वाला है। मस्त मजा, इस बात की लिखित गारंटी मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन तब तक मेरे बच्चे आप मस्ती करें, और आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेस, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट जीरो कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा। ये जीरो कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है, तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी, और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेस बिल्कुल फ्री है। आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया। आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं, उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आएं और 11th 12th क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।